today we are going to discuss about the concept of tax planning, avoidance, as well as tax evasion. What does these concepts entails, and what differentiates these from each other specifically? सबसे पहले अगर बात करें तो टैक्स प्लानिंग दो टर्म से बनी है, टैक्स और प्लानिंग. सो व्हेन यू प्लान आउट योर टैक्स पेमेंट्स और in such a manner so that the overall incidence of tax or the liability of tax upon you could be minimized legally, then it is referred to as tax planning. For example, आप लोगों ने सुना होगा इंडिविजुअल्स जब होते हैं सैलरीड वाले या अदरवाइज, सो जब मार्च आता है, जनवरी फरवरी मार्च, दे टेंड टू इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सेक्शन 80C और दे बाय मेडिकल इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 80D, या जैसे अगर आप पीएम केयर्स फंड में या किसी और में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, 80G डोनेशंस दे रहे हो किसी को. ये सारी चीज़ें सॉर्ट ऑफ एक टूल्स बनाए गए हैं दैट हेल्प्स यू इन मेकिंग in planning out your tax payments or tax liability as far as the burden of taxation upon you is concerned. Similarly, likewise, we talked about exempted incomes under section 10. We talk about these deductions and so on. So all these are tools of arranging your tax payments or tax burden upon you. So if we refer in simple terms, it basically the terminology tax planning implies arranging your financial affairs in such a manner that the overall burden of tax upon you is reduced to the minimum. So हम अपनी financial planning, हम अपने financial arrangements, फाइनेंशियल पेमेंट्स, फाइनेंशियल रिसीप्ट्स इस तरह से अरेंज कर रहे हैं ताकि जो टैक्स का बर्डन है हमारे पे वो कम से कम पड़ जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कुछ कर रहे हैं या हम अपनी डायरेक्टली किसी कंपनी से इनकम लेने के बजाय एज अ सैलरी वी आर वर्किंग इन सम एग्रो इंडस्ट्रीज़, और जैसे हमने पार्टली एग्रीकल्चरल पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात की थी, उसका कोई बिजनेस कर रहा है विज विज डूइंग अ प्योर कमर्शियल बिजनेस वेंचर. सो हाउ डू यू प्लान इट आउट देन? हम कौन कौन सी डिफरेंट एग्जाम्पशंस जो लॉ अवेलेबल हैं लॉ के अंदर, सेक्शन 10, 11 सो ऑन, डिफरेंट एंटिटीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए हो गए, कंपनीज़ के लिए हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सो ऑन, डिफरेंट कैटेगरीज, बिजनेस ट्रस्ट एंड सो ऑन. सो ओवरऑल जो लॉ में प्रोविजंस है हम उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ करें ताकि हम अपने फाइनेंशियल अफेयर्स को उस तरह से मैनेज कर सकें कि ओवरऑल जो हमें टैक्स देना पड़े, जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी है या जो हमारी टोटल इनकम है जिस पे टैक्स लगना है वो कम से कम हो जाए. But one thing is very relevant in this context is without violation of any legal provision. So tax planning always implies that you are staying within the boundary of tax framework, the tax law, the rules prescribed, or the overall legal mechanism to arrange your financial transactions in such a manner that burden is minimized, but that shall be through a legal transactions only, that shall be through something that is allowed by law. For example, in one of our sessions we talked about during filing of return and so on कि ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कई कंपनीज़ को, कई कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज़ को, एसोसिएशन को, BOI एंड सो ऑन. ठीक है, उनके लिए डेट भी डिफरेंट होगी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. अब उसका पर्पज़ क्या है? ऑडिटिंग का पर्पज़ ही ये है कि टू इंश्योर दैट नोबडी इज़ वायलेटिंग एनी लीगल प्रोविजंस, कि क्या इस कंपनी ने, क्या इस बिज़नेस ने, क्या इस, अगर कोई डॉक्टर है, CA है, प्रोफेशन है, क्या इस प्रोफेशनल ने एंड एनी एंटिटी ऑफ पर्सन, क्या इन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या जिस प्रोसेस से इन्होंने अपनी टोटल इनकम अराइव की है जो ये डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या इन्होंने सिर्फ वही डिडक्शंस क्लेम की हैं जो अलाउड है, या कुछ ऐसी गलती से क्लेम कर ली या जानबूझकर क्लेम कर ली कोई ऐसी डिडक्शंस जो कि लॉफुली अलाउड ही नहीं है, परमिसिबल ही नहीं है उनको. सो उन सारी चीज़ों को फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए एक थर्ड पार्टी के थ्रू ऑडिट की रिक्वायरमेंट बनाई जाती है. सो दैट इज़ जस्ट अ फिल्टर टू पुट दैट द assessees they are playing within the boundary of legal framework. टैक्स प्लानिंग की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, लीगल है, ये आपका एक राइट है, एक टैक्स पेयर का राइट है कि वो अपने गिवन द प्रोविजंस ऑफ लॉ दैट हैव बीन मेड ही कैन अरेंज हिज और हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और वेज इन सच अ मैनर दैट ही गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड
that overall tax burden or the total level of income on which tax is supposed to be made could be minimized. So basically it is a legal as well as legitimate right. However, it is not an inherent one right, means that you cannot claim it as a fundamental right that I have the right to make tax planning specifically, because अगर हम बात करें ये 80 सेक्शंस में डिडक्शंस दी गई हैं, ये पार्ट है टैक्स प्लानिंग का ही, एग्जम्पशंस दी गई हैं, अब वो लॉ ने प्रोवाइड की हैं, अगर वो चाहें, सरकार चाहे, गवर्नमेंट चाहे, तो वो उस इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट करके उन प्रोविजंस को वापस भी ले सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है कि किन कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए ही वो लागू होंगी, बाकियों के लिए नहीं होंगी. सो इट इज़ अ लेजिटिमेट राइट दैट यू गाइज हैव. इट इज़ द लेजिटिमेट राइट दैट एवरी टैक्स पेयर वुड हैव, but only until it is being provided by the authorities concerned. So you cannot claim it as to be a fundamental inherent right that one claims to be. देन डिफरेंट सेक्शंस हैं टैक्स लॉ के अंदर जो कि टैक्स प्लानिंग को प्रमोट करते हैं लीगली, जैसे कि हमने बात की 80 सेक्शन, एग्जम्पशंस इनकम का, डिडक्शंस एंड सो ऑन, डिफरेंट प्लानिंग. सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल क्रक्स में बात करें तो टैक्स प्लानिंग इज़ अबाउट टेकिंग मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ डिफरेंट एग्जम्पशंस, प्रोविजंस, रिबेट्स, अलाउंसेस दैट आर लॉफुली मेड अवेलेबल टू particular taxpayer or assessee by the tax law framework. कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे 80C की हमने बात की, डिडक्शंस की, मेडिकल इंश्योरेंस 80D में क्लेम कर रहे हो, 10 सेक्शन के अंदर एग्जम्पशंस कुछ क्लेम कर रहे हो, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट हो गई एंड सो ऑन. यहाँ कैपिटल गेंस की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 54 में कैपिटल गेंस अगर आपको कोई हुए हैं तो उसकी हमने बात करी थी कि कैपिटल गेंस की जो प्रोसीड्स हैं, अगर उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो एग्रीकल्चरल लैंड खरीदने में, दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में एंड सो ऑन, डिफरेंट कैटेगरीज थी, कोई न्यू स्टार्टअप इनमें इन्वेस्ट करने में एंड सो ऑन. सो उन केसेस में भी वो भी एक लॉफुली एक प्रोविजन ही बनाई गई है जैसे आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो. और सॉरी, और जिसमें हमने देखा भी था कि अगर किसी का कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा था तो कई बार क्या है कि अगर वो विद इन फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ही घर बेच के इन्वेस्ट कर रहा है और विद इन वो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट वो कर देता है, तो उसका सारे का सारा ऑलमोस्ट कई केसेस में कैपिटल गेन वेव ऑफ हो जाता है, माफ़ हो जाता है. सो दिस इज़ अ वे ऑफ मेकिंग और डूइंग टैक्स प्लानिंग कि लॉ ने प्रोविज़न दी है, हमने उसको अपनी ट्रांजेक्शन्स को इस तरह से फॉर्मुलेट किया, इस तरह से यूज़ किया कि हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया. और ये चीज़ें बनी भी इसीलिए हैं टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर्स. ये प्रोविजंस इसीलिए हैं ताकि वो टैक्स पेयर्स फ़ायदा उठा सकें और कॉरस्पॉन्डिंग स्कीम्स में या जो भी चीज़ें इनके अंदर नोटिफाइड है उनमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकें या सेविंग्स कर सकें. सो अगर हम बेसिकली बात करें तो टैक्स प्लानिंग एक मैकेनिज़्म ही है अपने बेनिफिट्स मैक्सिमम जो लॉ प्रोवाइड कर रहा है उसको यूटिलाइज करके अपनी टैक्स बर्डन को कम करने का. अब बेसिकली ये कहाँ पर काम करती है, ये बेसिकली डील्स विद आफ्टर टैक्स इनकम और एज वेल एज कैपिटल फ्लोज. हम कैपिटल फ्लोज को जैसे कैपिटल गेन्स आ रहे हैं, कोई सैलरी आ रही है, कोई HRA मिल रहा है, कोई और चीज़ें हैं, परक्विजिट्स मिल रहे हैं, उनको कैसे हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉ का फ़ायदा उठा सकें, लीगल प्रोविजंस जो हमें फैसिलिटेट करती हैं और बर्डन अपना कम कर सकें. हालांकि अगर हम बात करें तो टैक्स प्लानिंग के साथ ही दो और सिनोनिमस काइंड ऑफ टर्म्स यूज़ की जाती हैं जनरली, बट ऑल these of three of these they differ from each other. That is tax planning, then is tax avoidance as well as tax evasion. So अगर हम overall basically बात करें तो tax planning और tax evasion reflects two different extremes of a playing field specifically, or tax avoidance falls in between them. So टैक्स प्लानिंग बिल्कुल लीगल है, टैक्स इवेजन बिल्कुल ही इलीगल है, और टैक्स अवॉइडेंस इज समवट इन बिटवीन. सो एज वी वुड बी टॉकिंग अबाउट tax planning is legal as well as ethical, evasion is illegal, unethical, but avoidance would be unethical but at times may be legal. So this reflects the overall falling of these different concepts if we are to draw a boundary of a playing field and where they actually would going to be fall upon.
देन अवॉइडेंस की बात करें, टैक्स अवॉइडेंस की, बेसिकली तो बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ डॉजिंग टैक्स अथॉरिटीज़, दैट इज़ सर्कमवेंटिंग टैक्स अथॉरिटीज़ विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ। इसमें करते क्या है, बेसिकली इट एंटेल्स यूज ऑफ कलरेबल डिवाइसेस विच आर कंसिडर्ड एज अनएथिकल। अब बेसिकली होता क्या है कि लॉ में ही कुछ प्रोविजंस हैं, लोग सीएस के पास जाते हैं, अपने रिटर्न्स उनके थ्रू फाइल्स करते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं, टीआरपी के थ्रू जाते हैं एंड सो ऑन. So, although CAs perform a very duly valid legal function as far as facilitation of tax compliance is concerned, but कई लोग गलत नीयत से जाते हैं CAs के पास, एडवाइस मांगेंगे कि अच्छा क्या जानकारी है, खुद कुछ लोग प्ले आउट करते हैं. What exactly happens is कि if somebody is using any provision or way out which is although prescribed in law but they are using it with the wrong intent, सो उस चीज़ को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस. मतलब लॉ में कोई लूप होल था, ठीक है, लॉ में कोई कमी छूट गई और किसी स्मार्ट पर्सन ने, किसी सीए ने, किसी स्मार्ट टैक्स पेयर ने उस चीज़ को ढूंढ लिया या उस चीज़ को अपने तरीके से ऐसे घुमाया, ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के थ्रू घुमाया ताकि उसको वो उससे बेनिफिट ले ले. ठीक है, सो लॉ में वो प्रोविज़न है, यहाँ लॉ में उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं की गई. दोनों केसेस में ही दैट पर्सन डज नॉट क्वालिफाई टू बी अ इलीगल ट्रांजैक्शन, बट येस द स्पिरिट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इज़ नॉट एथिकल पर से. सो वो जो ट्रांजैक्शन की गई है वो गलत नीयत से की गई है. हालांकि जो अगर हम बात करें ओवरऑल तो टैक्स पेयर इज़ नॉट एट अ फॉल्ट बिकॉज देर आर वीकनेसेस इन द लॉ एंड समबडी इज़ टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो जैसे कि इट इज़ दिस इज़ एप्लीकेबल everywhere, specifically in securities market as well. You find that you study the concept of arbitrage and all those things. ठीक है, कहीं से सस्ता मिला वहाँ से खरीदा और दूसरी मार्केट में महंगे पे बेच दिया, जो आर्बिट्रेज थ्योरी एंड सो ऑन जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो. सो बट इसको विद इन लीगल फ्रेमवर्क है. क्यों? क्योंकि टैक्स लॉ में कोई वीकनेस थी, हमने उसका फ़ायदा उठाया और उसको हमने लीगल तरीके से ही यूज़ कर लिया. सो इट इज़ कंसिडर्ड ऑल्सो अनएथिकल बट स्टिल इट इज़ लीगल. बट इसमें यूज़ करते हैं कलरेबल डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल शैम ट्रांजैक्शंस कर दी, गलत ट्रांजैक्शंस कर दी, फेक सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस कर दी. या जैसे शेल कंपनीज अगर आप लोगों ने सुना हो, बनाली दुबई में या मॉरिशस में या केमैन आइलैंड्स में, जैसे पनामा पेपर लीक एंड ऑल दोज इंस्टेंसेस वर रिपोर्टेड अ कपल ऑफ ईयर्स बैक. Then basically it is done by taking advantage of different loopholes as we talked about in tax laws, and at times it is also known as loophole tax planning because the basic crux is using loopholes that are there in the tax law or the rules and corresponding legal framework and to utilize it for your maximum benefit. Then बेसिकली अगर हम डिफ्रेंशिएट करें प्लानिंग को या अवॉइडेंस को इवेजन से, बेसिकली इट इज़ द इंटेंशन दैट विल डिफ्रेंशिएट टैक्स प्लानिंग फ्रॉम दैट ऑफ अवॉइडेंस. सो अगर क्योंकि दोनों ही ट्रांजैक्शंस लीगल फॉर्म में की जाती हैं, बट अगर इंटेंशन गलत से की जाए तो वो अवॉइडेंस कहलाएगा. अगर मल्टीपल द इंटेंशन और द सब्सटेंस बिहाइंड डूइंग दैट ट्रांजैक्शन इज़ टू डिफीट द पर्पज ऑफ लॉ और डिफीट द spirit of law or that of tax framework, then it will qualify to be a tax avoidance. Otherwise it could be a tax planning. अगर लीगल भी है और ठीक स्पिरिट से ही की गई, लॉ ने वो एग्जाम्पशन प्रोवाइड की है, हमने वही एग्जाम्पशन ली, या लॉ ने वो इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया, हमने वही की, बट हमने सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू ऐसे इन्वेस्टमेंट घुमाई और उसके बाद फिर वो हमारे पास ही पैसा आ रहा है. इट इज़ अबाउट डाइवर्टिंग योर इनकम, देन इट कुड क्वालिफाई टू बी अ टैक्स अवॉइडेंस. So basically it entails use of colorable devices and instance where doctrine of this substance is defeated as we talked. So substance किस नीयत से, किस इंटेंशन से वो ट्रांजैक्शन करी जा रही है, बिसाइड सीइंग द फॉर्म ऑफ दैट ट्रांजैक्शन कि क्या वो ट्रांजैक्शन लीगल है या इलीगल है, दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट एज फार एज डिफरेंशिएटिंग प्लानिंग फ्रॉम अवॉइडेंस. देन दीज ट्रांजैक्शंस डिफीट द spirit of law and involves misrepresentation of facts as well or manipulation of transactions, and it is basically done by strictly going about the interpretation of law and suppressing the intention behind it. कि क्या अगर गवर्नमेंट ने या क्या अगर लॉ ने सेक्शन 80 के अंदर हमें डिडक्शन अलाउ की है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ की है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़े या लोग सेविंग्स कर सकें, घर में इन्वेस्ट करें तो उसका इंटरेस्ट माफ़ है जी,
अपने मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकें एंड सो ऑन, सो फॉर परसुइंग ऑल दी मैकेनिज्म. बट इफ समबडी इज ट्राइंग टू डॉच द framework using such transactions as a sham, then that is going to be a case of avoidance. अब अगर हम कुछ लीगल केसेस या एपेक्स या कोर्ट जजमेंट्स की बात करें अवॉइडेंस के बारे में, सो अवॉइडेंस का दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं या दो डिफरेंट वे आउट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन. शुरुआत में टैक्स अवॉइडेंस को गलत नहीं माना जाता था. हालांकि अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो राइट फ्रॉम चाणक्य कौटिल्य देयर हैज़ बीन रिपोर्टेड स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ दीज थिंग्स कि टैक्स प्लानिंग और इवेजन की अलग अलग सज़ा होती थी, उसके लिए दंड दिया जाता था. अवॉइडेंस ये वो जब बिजनेसमैन और अदर एंटिटीज़ यूज टू एंगेज इन टैक्स अवॉइडेंस एंड सो ऑन. सो अगर हम कंटेम्प्रेरी सेटिंग्स की बात करें तो अर्ली 20th सेंचुरी में, सो कंटेम्प्रेरी सेटिंग की अगर हम बात करें तो अर्ली 20th सेंचुरी में, दैट इज़ इन 1920s 1930s. सो इंग्लैंड में, सिंस वी वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, सो इंग्लैंड में एक केस आया था बेसिकली, दैट वाज अबाउट IRC, इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर वर्सेस ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर. उससे पहले भी कुछ केसेस थे, बट समहाउ द स्पिरिट इज गोइंग टू बी वेस्टमिंस्टर. It was in 1936, I guess, to do. So the taxpayer cannot be compelled to pay increased tax or additional tax or more tax than if he has tried to use the legal provisions as far as these legal provisions are concerned. तो चाहे उसने प्लानिंग की है, चाहे उसने लूप होल्स ही कोई निकाल लिए हैं टैक्स लॉ के और उसका फ़ायदा ले लिया अपनी स्मार्टनेस से, सो उसको पेनल्टी नहीं है स्मार्टनेस की. So he cannot be supposed to be directed to pay increased tax. So basically tax planning और avoidance का फ़र्क नहीं ज़्यादा माना गया था. They were considered as same connotation. They were referred to as synonyms. ठीक है. और evasion, चोरी करना गलत थी, बट अवॉइडेंस या टैक्स प्लानिंग जो थी, दे वर कंसिडर्ड वन एंड द सेम थिंग. और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में अलग अलग जुडिशियल डिक्रीज आई थी, ऑर्डर्स आए थे राइट फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस. डिफरेंट केसेस थे. जस्टिस चांगला ने 1953 की एक जजमेंट दी थी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में. उन्होंने भी यही चीज़ कहा था कि अगर कोई जस्ट लाइक द केस ऑफ IRC वर्सेस ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर, सो जस्टिस चांगला ने भी यही चीज़ बोली थी कि अगर कोई पर्सन स्मार्ट प्ले कर रहा है, अगर उसको यूज़ कर रहा है क्लेवरनेस को अपनी को और उस पर एम्प्लॉय कर रहा है और अपनी टैक्स प्लानिंग या अवॉइडेंस भी कर रहा है चाहे, बट वो लीगल प्रोविजंस लॉ में जो है उसी को यूज़ कर रहा है, उसको बाईपास नहीं कर रहा. सो अवॉइडेंस में भी हम लीगल प्रोविजंस को के बीच में ही गेम प्ले करते हैं. सो उसमें ही बीच में ही उसमें टैक्स पेयर गेम प्ले करते हैं. सो अगर वो लीगल दायरे को क्रॉस नहीं कर रहा, तो चाहे वो अवॉइडेंस कर रहा है चाहे वो प्लानिंग कर रहा है, दैट पर्सन इज़ नॉट सपोज टू पे एनी एनहेंस्ड टैक्स. सो ओवरऑल यही जो ब्रिटिश जजमेंट्स जो चल रही थी 1920-30s की, जो ट्रेंड चल रहा था, वही इंडिया में भी अडॉप्ट इनिशियल आफ्टर इंडिपेंडेंस किया गया. हालांकि अगर हम बात करें, मैकडॉवल्ड केस था, ये एक बेंचमार्क केस था, बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था, जिसने कि एक ट्रेंड चेंज किया, जिसके थ्रू ओवरऑल जैसे कि टैक्स अवॉइडेंस को देखा जा रहा था इवन आफ्टर इनिशियल पीरियड ऑफ आर इंडिपेंडेंस, बिकॉज हम ब्रिटिश सिस्टम के ही थ्रू इंक्लाइंड थे, वही हमें इंस्पायर करता रहा था, इंक्लूडिंग आर सिस्टम ऑफ जुडिशरी एंड वेल. सो अगर हम मैकडॉवल्ड केस की बात करें, ये अराउंड 1980s में आया था, आई गेस इट वाज इन 1985. सो मैकडॉवल्ड केस ने बिल्कुल ही जो कहते हैं सिस्टम, जो ट्रेंड था वो पलट दिया टैक्स अवॉइडेंस को देखने का नज़रिया कोर्ट्स की तरफ से. And it was said कि the judiciary should not view the things only from the British eyes or the British perspective. और इस केस में ये लेट डाउन किया गया मैकडॉवल्ड कंपनी जो है उसके वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के केस में, कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टैक्स अवॉइडेंस हो, चाहे
ठीक है। ये पब्लिक रेवेन्यू का सरकारी जो राजस्व है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका नुकसान करती है सिग्निफिकेंट। इट ऑल्सो लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अनअकाउंटेड मनी और ब्लैक मनी एज वेल एज शेडो इन्फ्लेशन। और जब ब्लैक मनी बढ़ती है, 2 नंबर का पैसा बढ़ता है, शेडो इकोनॉमी बढ़ती है, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। इट ऑल्सो लीड्स टू लिटिगेशन इन टर्म्स ऑफ टैक्स डिमांड्स बाय टैक्स पेयर्स एज वेल एज लिटिगेशन, कॉरस्पॉन्डिंग लिटिगेशन बाय द corresponding taxpayer or as well as by tax authorities. देन ये इनइक्वालिटी प्रॉस्पर करती है, इनजस्टिस प्रमोट करती है विजविज ऑनेस्ट टैक्स पेयर। सो अगर कोई पर्सन ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहा है, सैलरी ले रहा है, और अगर कोई बिजनेसमैन से कुछ इस तरह मल्टीपल सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपनी इनकम को घुमा रहा है और फिर किसी फॉरेन कंट्री से, मॉरिशस से, कहीं और से किसी और नाम की कंपनी में इन्वेस्ट करवा के खुद ही वो फाइनल इनकम ले रहा है, सो इट इज़ एन इनजस्टिस टू वन हु इज़ ऑनेस्टली पेइंग अप हिज और हर टैक्सेस। और जो टैक्स सिस्टम का बर्डन भी है वो सारा बेचारा ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, उसी पे जा रहा है। जो डिसऑनेस्ट हैं वो उनके बिहाफ पे एंजॉय कर रहे हैं। सो बेसिकली इस केस में लेट डाउन ये प्रिंसिपल्स कुछ किए गए थे और उस हिसाब से कहा गया कि अगर कोई कलरेबल डिवाइसेस यूज़ करता है, अगर कोई शेम ट्रांजैक्शंस यूज़ करता है, सो उस केस में क्या है, माना जाएगा एक क्रुक्ड टैक्स प्लानिंग सॉर्ट ऑफ, और उसको कंसिडर किया जाएगा टैक्स अवॉइडेंस। और उस केस में क्या है, टैक्स अवॉइडेंस जो है वो अनएथिकल है, एट दैट शैल नॉट बी अपहेल्ड और सपोर्टेड बाय द जुडिशरी। सो उस केस में कि अगर किसी ट्रांजैक्शंस के कंपोनेंट कुछ ऐसे तरीके से अरेंज किए जाए वो ट्रांजैक्शन को कि वो दिखे तो बिल्कुल लीगल, 1 नंबर में ट्रांजैक्शन हो, रिकॉर्ड में सारा कुछ 1 नंबर में हो, बट all of these things are done artificially and the intention behind doing that transaction is not legal, उस केस में उसको अवॉइडेंस माना जाएगा, यूज़ ऑफ कलरेबल डिवाइसेस माना जाएगा, और उस केस में भी उसको नल एंड वॉइड कंसीडर करना है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। सो जैसे कि फॉरेन के केस में स्टारबक्स का बहुत इशू आया था, बड़ी कंपनीज का इशू आ रहा है, पनामा पेपर लीक का आपने अगर पिछले कुछ सालों में देखा होगा। डिफरेंट एंटिटीज़, जैसे कि हम सुनते हैं केमन आइलैंड्स में कंपनी खड़ी कर दी, मॉरिशस में कंपनी खड़ी कर दी, वहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड अ लॉट ऑफ देम दे आर एंगेज्ड इन देयर शेल कंपनीज एंड शैम ट्रांजैक्शंस। सो शेल कंपनी होती वही है कि जिसका अपना कुछ कैपिटल बेस नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, सिर्फ एक एड्रेस है, ना कोई मल्टीपल ऑफिस स्टाफ है इतना, ना एम्प्लॉयज़ है, ना कुछ है, और वो सिर्फ इसीलिए बनी है कि ट्रांजैक्शंस हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ इंडिया में कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल से मोहित है, उसने एक कंपनी खड़ी की है, उसने उस कंपनी को कुछ सामान बेचा या उसको पेमेंट कर दी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय दैट कंपनी, और उस कंपनी में एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, कोई काम ही नहीं हो रहा, और वहाँ से उस कंपनी ने किसी और यूएस में आगे से हायर किए गुड्स एंड सर्विसेज या कुछ शो किया, सर्विसेज ली हैं, और यूएस में किसी कंपनी को पेमेंट कर दी, और यूएस में जिस कंपनी में पेमेंट करी या जिस इंडिविजुअल को पेमेंट करी वो एक्चुअल में मोहित का सिबलिंग था। सो एक्चुअली रादर देन मोहित डायरेक्टली मेकिंग सेंडिंग मनी टू हिज सिबलिंग विच कुड हैव बीन कंसिडर्ड एज हिज डीम्ड इनकम, उसको पहले अपनी इनकम यहाँ पर शो करनी पड़नी थी अगर वो पैसा वैसे भेज रहा था। ठीक है, उसके बाद लिमिट है कि कितना आप भेज सकते हो आरबीआई के थ्रू, एंड रिलैक्स्ड दीज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड सो ऑन, बट ओवरऑल इनकम तो वो मोहित की कंसिडर होनी थी ना, बट दिस वे ही कुड बी कंसिडरिंग दोज पेमेंट्स टू कंपनी इन मॉरिशस और केमन एज बिजनेस एक्सपेंस। सो वो एक्सपेंस कंसिडर होगी तो उसकी इनकम लीगल वाली कम हो गई, और वही पैसा जो उसने एक्सपेंस पे कर दिया, जो सर्विसेज पे कर दिया, उस कंपनी ने आगे यूएस कंपनी को भेज दिया, और फाइनली वो पैसा मोहित के ही सिबलिंग के पास पहुंच गया। सो बाय वेइंग बाय क्रिएटिंग मल्टीपल हायरार्की ऑफ ट्रांजैक्शंस he or she avoided the tax payment or claim of income which was supposed to be made. सो स्टारबक्स सारे डिफरेंट कंपनीज़ के केस थे कि टैक्स लूप होल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। यूएस में कई कंपनीज टैक्स पे नहीं कर रही, बाहर एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, सो ही चेंज्ड सर्टन प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ एज फार एज यूएस इज़ कंसर्न टू फोर्स सच कंपनीज टू पे टैक्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल, बिकॉज दे इंडल्ज इन व्हाट इज़ रेफर टू एज अ टैक्स अवॉइडेंस, कि हेडक्वार्टर कहीं दूसरी जगह चेंज कर दिया और यूएस लॉज के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको यूज़ करके, प्रोविजंस को यूज़ करके लॉ ब्रेक नहीं किया, बट इट क्वालिफाइज टू बी अवॉइडेंस। लीगली प्ले कर रहे हैं बट लूप होल्स यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के।
So taxpayers, they are not necessarily willing to contribute to the commons, but there needs to be an motivation to cooperate. अब आप लोग कहोगे कि अब हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि वही चोर हैं, सब लोग बिजनेस वाले चोर हैं या टैक्स पेयर ही चोर है, कंपनीज ही चोर हैं. But at the same time they all will be seeing to what exactly the money that they pay as taxes is being utilized. वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है. हम टैक्स पे कर रहे हैं बट उसके बाद सड़क तो फिर हमें टूटी हुई मिलती है. हम रोड टैक्स पे करते हैं गाड़ी पे, सड़क फिर टूटी हुई मिलती है. जितना मर्जी टैक्स दे दो, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी हालत वैसे रहती हैं, हम देखते हैं सरकारी स्कूलों का हाल वैसे. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ इंट्रिंसिक, अंदर से मोटिवेशन क्या है किसी को टैक्स पे करने के लिए, टू कोऑपरेट और टू पे टैक्स ऑनेस्टली. सो at the same time they also react positively to measures like controls and sanctions. For example, ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ यही काम करो और तभी लोग काम करेंगे. इट इज़ अ बोथ वे ट्रांजैक्शन. ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो मेजॉरिटी लोग लाइट्स पे नहीं रुकते, ठीक है, वो क्रॉस आउट कर जाते हैं. बट वहीं अगर कोई ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा होगा और जिसके हाथ में चलान बुक भी होगी, तो अपने आप जो है 80% 90% लोग आराम से बहुत सोबर सिंसियर बन के रेड लाइट पे रुकेंगे और जब ग्रीन लाइट नहीं होती तब तक मूव नहीं करेंगे. सो कंट्रोल एंड सैंक्शंस, दे ऑल्सो आर वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट एज फार एज दीज हैबिचुअल offenders, be it a traffic scenario or be it a tax paying scenario is concerned. Then these mechanisms of fairness and all, they also motivate, intrinsic motivation to beautifully enforce the tax compliance. देन अगर हम एडवांटेज की बात करें, टैक्स अवॉइडेंस की क्या है, 2-3-4 बेसिक एडवांटेजेस की बात करेंगे. कॉर्पोरेट टैक्स की जो पेमेंट है वो हमारी मिनिमाइज हो जाती है कंपनीज़ के लिए, और टैक्स पेमेंट्स मिनिमाइज हैं तो आफ्टर टैक्स हमारे पास ज़्यादा पैसा बनेगा, उससे हमारी जो प्रॉफिट्स एंड रिजर्व सरप्लस बढ़ेंगे, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी. देन एडिशनल बेनिफिट्स, बिकॉज कंपनी उतना ही और जगह इन्वेस्ट कर सकती है R&D में, एंड सो ऑन डिफरेंट. It can have cash surplus and so on. Then it also let company use aggressive tax strategies to make their shares more attractive, and it points to a positive news to the market. अब डिफरेंट तरीके से यूज़ हो जाते हैं मैकेनिज्म. जैसे हमने बात की टैक्स हेवन्स, केमैन आइलैंड्स, मॉरिशस, अलग जगह पे कंपनीज खड़ी कर ली, या कुछ हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लिया, कुछ और टैक्स शेल्टर्स अलग तरीके से ट्रांजैक्शन कर ली. ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग होती है. होता क्या है कि यहाँ से दुबई की कंपनी को ने सामान मंगवाया, ठीक है, सो बिल इन्फ्लेट हो जाते हैं. जो लोकल जिनका बिजनेसेस होगा उनको पता होगा बेटर ये चीज़. GST में डायरेक्ट टैक्सेशन में भी ये चीज़ की जाती है बेसिकली. सो बिलिंग किसी और आइटम की होती है, सामान हायर GST वाला अंदर होता है, और बड़े तरीके से होते हैं डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स. सो इंटरनेशनली भी ऐसे होती है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग कि सर्विसेज कोई हमने दुबई की कंपनी से मंगवाई, अब सर्विस का तो कोई पैरामीटर है ही नहीं, ठीक है. इफ़ यू आर बाइंग अ सोप और अ पैक ऑफ बिस्किट, तो उसको तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पार्ले जी का इतने का है, ब्रिटानिया का इतने का है. सो व्हाट एग्जैक्टली शैल बी द डिफरेंस, कि दोनों ही मैक्विटीज़ वाले हैं या दोनों ही ये फ्लेवर वाले हैं, तो इसमें इतना प्राइस फ़र्क कैसे आ सकता है. ऐसे तो नहीं हो सकता कि पार्ले का या ब्रिटानिका का अगर 20 रुपये का है और क्रेमिका का 120 का है, इट कुड बी 20, 25, 18 समवेयर डाउन द लाइन, वो सिमिलर प्राइसिंग होगी. बट सर्विसेज के केस में तो होता ही नहीं है. यू विजिट डिफरेंट सैलून्स, यू गो टू डिफरेंट लॉयर्स, you go to different doctors, each of them could be having different fee to charge. You go to an interior decorator, you go to an architect, सबकी अलग अलग फीस होगी. कोई 3,000 मांग लेगा, कोई 30,000 भी मांग सकता है. सो सर्विसेज के सेगमेंट के केस में कोई कॉमन प्राइसिंग स्ट्रेटजी बन ही नहीं सकती. सिमिलरली सॉफ्टवेयर्स हैं और सारी चीज़ें हैं. सो दुबई में किसी को सर्विसेज के नाम पे भेज दिया गया पैसा, और वो सर्विस ऐसी है जो इंडिया में भी शायद कॉरस्पॉन्डिंग कुछ थी, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं था. सो सच थिंग्स हैपन. यहाँ प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है, दुबई से ऑर्डर मिला, उसको सामान भेजा, ठीक है, पेमेंट ले ली, यहाँ दुबई को पेमेंट कर दी, एंड सो ऑन. और शिप में सामान कौन सा भेजा, कबाड़ भेजा, बिल्कुल स्क्रैप सॉर्ट ऑफ भेज दिया, और वो रास्ते में शिप में दुबई पहुंचता भी नहीं. एट टाइम्स वो समुद्र में ही डंप भी कर दिए जाते हैं. सो देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिकल वेज ऑफ हाउ पीपल एम्प्लॉय टैक्स अवॉइडेंस और दैट ऑफ इवेजन स्ट्रेटजीज.
देन डिसएडवांटेज क्या है, रेपुटेशनल कॉस्ट, अगर कंपनीज पकड़ी जाएं तो उन पे फिर इश्यूज बन जाते हैं, कॉरपोरेट इमेज डेंट हो जाएगी, गुडविल ख़राब होगी, पैनल एक्शंस तो होंगे ही होंगे। देन अगर हम बात करें सो इफेक्टिवली स्ट्रेटजी को अवॉइडेंस को काउंटर करने के लिए कंपनीज की इंटरनेशनल कंसेंसस बेसिकली रिक्वायर्ड है, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो किसी में हेडक्वार्टर बना लिया, किसी में ऑपरेशंस कर रहे हैं, यूएस में ऑपरेट हो रही हैं सबसे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऑपरेट यूएस में कर रही है और हेडक्वार्टर उसका केमन आइलैंड्स या बहामास या कहीं और बना दिया किसी का टैक्स हेवन में। सो बोथ कंट्रीज नीड टू कोऑपरेट as far as bringing that company or entity to tax compliance is concerned. Then it is also necessary, in addition, it is also necessary to establish a sense of rightfulness in the society, कि गलत काम को पेनलाइज किया जाए और अच्छी चीज़ को प्रमोट किया जाए, so that such things could be counted upon. अब वो कैसे रॉन्ग डूइंग को हम सेंस को गलत कर सकते हैं, एक क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन बनाया जाए जहाँ पर जो टैक्स पेयर पैसा दे रहा है सरकार को या वो टैक्स पेयर को दिखे कि वो पैसा, हाँ अच्छी सड़कें बन रही हैं बिना करप्शन के, अच्छे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, अच्छी पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट हो रहा है। सो अ क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन ऑल्सो नीड्स टू बी मेड अपॉन। देन अगर हम बात करें इवेजन की, टैक्स इवेजन क्या होता है, ये हमने बात की थी, टैक्स प्लानिंग के बिल्कुल ही एक्सट्रीम है। सो इट इज़ बोथ इलीगल एज वेल एज अनएथिकल। सो टैक्स इवेजन मतलब आपने अपनी इसको वाइट कॉलर क्राइम भी बोलते हैं, और इससे पेनल्टीज़ भी आप पे चार्ज हो सकती हैं, प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है आपकी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे हमने बात की टैक्स प्लानिंग में लीगल जो प्रोविजन हैं उसको यूज़ कर रहे हैं लीगल तरीके से विद साउंड स्पिरिट ऑफ लॉ। टैक्स अवॉइडेंस में क्या कर रहे हैं, हम लीगल प्रोविजंस को ही एम्प्लॉय कर रहे हैं, बट अनएथिकली जो सब्सटेंस है, जो कोर है उस ट्रांजैक्शन को एम्प्लॉय करने का, उससे पीछे नीयत साफ नहीं है। बट इवेजन में क्या है कि दोनों ही चीज़ें हैं, इलीगल भी है, वो चीज़ लॉ अलाउ ही नहीं करता, और हम उसको गलत नीयत से भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी इनकम छुपा रहे हैं, हमें दो बिजनेस हैं हमारे, और दो बिजनेसेस कोई पर्सन कर रहा है, वो एक बिजनेस ही डिक्लेयर कर रहा है ऑफिशियली, दूसरा बिजनेस की इनकम बता ही नहीं रहा कि मैं दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ। सो वो हो गई इवेजन ऑफ इनकम। या जो किसी साथ में कोई और काम कर रहा है, कहीं और से उसको कैपिटल गेन्स हुआ तो वो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा, या अंडर रिपोर्ट कर रहा है, अपनी इनकम को कम शो कर रहा है बाय फॉल्सली क्लेमिंग एनी डिडक्शन विच इज़ नॉट परमिसिबल बाय लॉ। सो इसीलिए ऑडिटिंग एंड बाकी चीज़ें रिक्वायरमेंट भी फिल्टर आउट की जाती हैं। सो बेसिकली इट इज़ अबाउट डिसऑनेस्टली रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। इवेजन से करता क्या पर्सन, जिसको ज़्यादा टैक्स पे करना था वो कम टैक्स पे कर रहा है या बिल्कुल ही टैक्स नहीं पे कर रहा। सो कौन कौन से मेथड्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, अंडर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ा के शो कर दिए, एक्चुअल में किए नहीं थे, या इनकम को कम शो कर दिया, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लिया, रूल्स ब्रेक कर दिए, कोई जो रूल्स थे कि किसी को पेमेंट कैश में ज़्यादा से नहीं कर सकते हमने कर दी, और अकाउंट्स में वैसे शो करके वो डिडक्शन क्लेम कर ली, बेनामी ट्रांजेक्शन्स की, किसी और के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स की, एक्चुअल बेनिफिशरी हम हैं बट हमने, जैसे आप सुनते भी हो कई बार कंपनीज़ में वो आता है कि ड्राइवर ही कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जी अपना, या किसी और बना दिया। सो किसी और के नाम पे ट्रांजैक्शंस की, बट खुद बेनिफिशियरी, एक्चुअली जो बेनिफिशियरी है वो कोई और है। सो रीजंस क्या है कि टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेट हैं, करप्शन है। सो करप्शन है, वो टैक्स अथॉरिटीज़ भी एट टाइम्स वो इट इज़ क्वाइट प्रेवलेंट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट कुड बी देयर कि करप्शन हो जाती है। जो ऑफिशियल्स हैं वही कहेंगे कि ठीक है आप गवर्नमेंट को इतना टैक्स देने के बजाय आप उनको 5,000 दे दो, सो दे विल लेट यू वे आउट कि हाउ टू गो अबाउट इट। देन सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है कोई हमारे यहाँ पर कि कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, अगर किसी को चोट लग जाए सड़क पर तो उसे कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, या अदरवाइज कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, एंड सो ऑन। सो वीक सर्वेलेंस सिस्टम भी वीक है। हालांकि अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव कर रही हैं, ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई नहीं है, और कोऑर्डिनेशन डिफरेंट टैक्सेस में नहीं है। हालांकि अब इस चीज़ को इम्प्रूव करके जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, जो दोनों बोर्ड्स की बात की थी, सीबीडीटी और सीबीआईसी, वो इंटीग्रेट कर रहे हैं अपना डाटाबेस एंड सो ऑन। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग ट्राइंग टू प्लग आउट। एक और एम्पेरिकली रीज़न दिया जाता था, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है इसलिए टैक्स एविजन लोग करते हैं, और ये बात सच भी थी। अराउंड 1970s अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम मार्जिनल जो
टैक्स रेट था वो दैट रेंज टू अराउंड समवेयर अराउंड 97% एंड सो ऑन टू 103%। और उसके लिए जस्टिस वांचू कमेटी भी बनी थी एक 1971 में जिसने इस चीज़ को एनालाइज किया था। सो फॉर उस टाइम पे हमारे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है काम करने का या इनकम डिस्क्लोज करने का। अगर हमें पता है कि हमारी सारी की सारी इनकम तो टैक्स में चली जानी है तो हम क्यों डिस्क्लोज करें हम हमारी इनकम। बट हालांकि अगर हम आज अगर कंटेम्प्रेरी बात करें तो अब ये जो पॉइंट है ये इतना रेलिवेंट नहीं रह गया, क्योंकि पिछले 2 दशक से टैक्स रेट्स इतने मॉडरेट हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं कि 5%, 10%, 20% और मैक्सिमम 30% होगा। सो इट इज़ नॉट टू एग्जॉस्टिव एज फार एज दीज टैक्स रेट्स आर कंसर्न। और अगर हम दूसरी इकोनॉमीज़ में भी कंपेयर करें, चाइना और दूसरों के केसेस में भी जो मैक्सिमम रेट है हमारे वो मॉडरेट ही हैं, ठीक है, इनफ है। सो दिस रीजन प्रैक्टिकली नाउ डज नॉट होल्ड इवेंचुअली एनी ग्राउंड एज फार एज कंटेम्प्रेरी सेटिंग्स इज कंसर्न। देन अगर हम फटाफट बात करें तो इन तीनों में से क्या लीगल है, क्या मॉरल है, एथिकल है। टैक्स प्लानिंग लीगल भी है, मॉरल भी है। अवॉइडेंस जो है वो लीगल होती है बट अनएथिकल है। इवेजन जो है वो ना तो लीगल है ना वो एथिकल है। देन अगर हम बात करें अभी जो सिस्टम है एंड जहाँ पर पिछले कुछ दशकों से हमारा सिस्टम चल रहा था जहाँ पर हैविली रिलाई किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे कि टैक्स इंस्पेक्टर होंगे, आईटीओ होंगे, वो छापे मारेंगे, वो लोगों के अकाउंट्स चेक करेंगे और उनमें से ढूंढेंगे लोगों को चोर माना जाए या इन्फोर्स करना पड़े कंप्लायंस लोगों के ऊपर। वहाँ से अगर हमें मूव करना है वॉलंटरी कंप्लायंस की, लोग खुद ईमानदारी से अपनी इनकम डिस्क्लोज करें और अपना टैक्स पे करें जिसका भी बनता है, तो उस रिजीम पे मूव करने के लिए 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमें काम करना पड़ेगा। डेटरेंस मींस डंडा भी दिखाना है, जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जो जानबूझ के हमेशा जिन्होंने टैक्स चोरी करनी है उनके लिए ऑडिट और फाइन्स, पेनल्टीज, वो भी प्रोविजंस हमारे पास होनी चाहिए। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। पावर जो है वो अथॉरिटी, साथ ही साथ हमें 2 डायमेंशंस पे काम करना है। ट्रस्ट बिल्ड करना है सिस्टम में लोगों का, और पावर पे काम करना है कि जो हमारी अथॉरिटी है, जो सरकार की अथॉरिटी है, उसको एक लेजिटिमेट कंसिडर किया जाए, प्रोफेशनलिज्म हो और कोएर्सिव पावर भी हो। अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटी का लोग सम्मान करेंगे, अगर लोगों को लगेगा कि हाँ ये जो हमारा पैसा है जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है वो फ्रूटफुली यूज़ होगा, करप्शन नहीं होगी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, देन ऑल्सो पीपल वुड लाइक टू बी विलिंग टू कंप्लाई एज इट हैपन्स इन डिफरेंट सोसाइटीज़ अक्रॉस से यूनाइटेड स्टेट्स और दैट ऑफ यूरोप एंड सो ऑन। सो पावर डज मैटर, पावर, बट इट मस्ट बी लेजिटिमेट पावर। ये नहीं कि इलेजिटिमेट पावर हो कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया या गोली मार दी अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है एंड सो ऑन। जैसे कि अभी पीछे करके CSR के केस में उन्होंने कंपनीज के लिए पैनल प्रोविजंस लगा दी थी। सो उस पर बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था और गवर्नमेंट को उसको वापस लेना पड़ा था कि सज़ा जेल में नहीं डाल सकते आप कंपनीज को अगर कुछ प्रोविजन से वो कंप्लाई नहीं कर रहे तो। देन अगर हम फटाफट डिफरेंशिएशन की बात करें, प्लानिंग और इवेजन में क्या डिफरेंस है। प्लानिंग लीगल है, अलाउ करती है टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने को। इवेजन भी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करती है बट अनलॉफुली करती है। प्लानिंग की बात करें तो ओबीडियंस ऑफ लॉ है और वोट इवेजन डिसओबीडियंस ऑफ लॉ है। प्लानिंग लीगल है, जुडिशरी भी उसको अप्रूव करती है, और वो इलीगल है, प्रोहिबिटेड है इवेजन। और प्लानिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर एंड इवेजन इन्वॉल्व्स हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड देन इट लीड्स टू, प्लानिंग लीड्स टू मोर रिसोर्सेज विद टैक्स पेयर्स। आपके पास ज़्यादा पैसा बचता है या चाहे वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, सेविंग्स कर दी, वो फाइनली आपको ही बिलोंग करता है। अगर 80 में, सेक्शन 80 में कोई इन्वेस्टमेंट कर दी या कोई इनकम एग्जम्प्ट हो गई, और कोई डर नहीं होगा कि कल को फिर ये पैसा मेरे से वापस स्नैच आउट कर लिया जाए। बट अगर आपने इवेजन करी है तो अभी तो आपके पास पैसा बच जाएगा ज़्यादा, बट देयर इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट फियर कि कल को अगर स्क्रूटनी हो गई या ये पकड़ी गई तो सारे का सारा पैसा भी डूब जाएगा और पैनल इलेक्शंस भी होंगे। सो प्लानिंग इज़ अ स्ट्रेस फ्री डिवाइस एंड इवेजन इज़ अ स्ट्रेसफुल डिवाइस। जबकि अगर हम प्लानिंग और अवॉइडेंस में डिफरेंशिएट करें तो दोनों ही जो है वो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। बट प्लानिंग में फेयर ओबीडियंस है, उसमें टैक्स अवॉइडेंस में बैड इंटेंशन है, फॉल प्ले विद द लॉ है। प्लानिंग लीगल भी है, एक्सेप्टेबल भी है। अवॉइडेंस जैसे हमने बात की लीगल है बट अनएथिकल कंसिडर की जाती है। प्लानिंग में ट्रांजैक्शंस असली होती हैं और नेचुरल होती हैं, जबकि अवॉइडेंस में ट्रांजैक्शंस आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती हैं, हायरार्की ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सो ऑन। प्लानिंग इज अ डिपेंडेबल एक्सरसाइज एंड अवॉइडेंस इज नॉट।
देन फाइनली इवेजन और अवॉइडेंस में फ़र्क की अगर हम बात करें जो मिडल ऑफ द लाइन है, सो इवेजन में मिनिमाइज करते हैं टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग मेथड्स लाइक डिस्क्लोजिंग लेस इनकम और नॉट डिस्क्लोजिंग इनकम एट ऑल, और उसमें अवॉइडेंस में मिनिमाइज करते हैं हम लाइबिलिटी बाय आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस ऑफ लॉ. Evasion is a disrespect to law, that is illegal. Avoidance is legal. Then but it is also against the basic intention of spirit of law. और इवेजन को कैसे कब किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग डेटरेंस भी होनी चाहिए और पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन. जो चोरी कर रहा है उसके साथ उसको प्यार से समझाने का फ़ायदा नहीं है, हाँ वो चीज़ भी उसकी ज़रूरत है, बट प्रिंसिपल टूल जो होना चाहिए वो डेटरेंस होना चाहिए. पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी लगाई जाए, प्रोसिक्यूशन जेल में डाल दिया जाए, या कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट की जाए. और अवॉइडेंस की अगर हम बात करें तो उस केस में एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस यूज़ की जाती, हम इंट्रोड्यूस कर दें, या लॉ में जो वीकनेसेस हैं उनको प्लग आउट करने की कोशिश करें, उनको रिमूव करने की कोशिश करें, उनको सुधारने की कोशिश करें. सो उससे अवॉइडेंस को प्लग आउट किया जा सकता है. सो दिस इज़ अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ दीज 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, दैट ऑफ प्लानिंग, अवॉइडेंस एंड इवेशन.